नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, आज डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के, जिसमें साइंस सब्जेक्ट की आज चर्चा करेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो साथियों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बताइए साथियों, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। वहीं साथियों, परितंत्र का कार्य बताइए। यदि आपसे पूछा जाए परितंत्र क्या है या पारिस्थितिकी पूछा जाए, दोनों एक ही बातें हैं। तो परितंत्र का कार्य होता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल होता है, और पारिस्थितिकी पिरामिड्स होते हैं परितंत्र के अंतर्गत। वहीं साथियों, यदि आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता कौन है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता हैं चार्ल्स एल्टन जी, जिन्होंने खोज की थी 1927 में। किसकी की थी? पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज की थी चार्ल्स एल्टन जी ने 1927 में। अब साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 पिरामिड होते हैं पारिस्थितिकी के, ये प्रमुख 3 पिरामिड हैं। वहीं साथियों, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ये प्रश्न आपसे यूपी टेट में पूछ सकता है, और ये प्रश्न आपसे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की साइंस में भी पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा पिरामिड सीधा सदैव बनता है? तो साथियों, आपको याद रखना है, सीधा पिरामिड सदैव बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है। वहीं साथियों, यदि आपसे पूछा जाए पिरामिड किसे कहते हैं, तो परितंत्र के समस्त जीवों, परितंत्र के अंतर्गत जितने भी समस्त जीव होते हैं उनकी संख्या, उनका जीव भार तथा उनकी ऊर्जा का ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। पिरामिड क्या है? परितंत्र के अंतर्गत उपस्थित समस्त जीवों का, उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा का ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। अब साथियों, बात करते हैं अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। कौन कौन से अपघटनकर्ता हैं? तो अपघटनकर्ता हैं जीवाणु और कवक, ये अपघटनकर्ता होते हैं। इसके उदाहरण हैं जीवाणु और कवक, ये सारे के सारे अपघटनकर्ता होते हैं। वहीं साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण कौन से हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में हमारे आते हैं मेढक, हमारा द्वितीय उपभोक्ता में आता है। अब साथियों, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए, तो उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ जो उपभोक्ता उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ का उपभोग करते हैं, वह उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण यदि हम देखें तो उदाहरण में होगा मेढक, टिड्ढा, खरगोश और सर्प। ये सारे के शेर, हिरण, ये सारे के सारे उपभोक्ता हैं। कहीं ना कहीं ये उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ का उपभोग करते हैं। तो अब साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर कि उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? जो उपभोक्ता होता है उसकी कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं? देखिए साथियों, उत्पादक होता है, सबसे प्रथम होता है उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता होता है, और लास्ट में होता है अपघटनकर्ता होता है। तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उच्चतम उपभोक्ता होता है। ये 4 तरीके के उपभोक्ता होते हैं। अब साथियों, यदि बात की जाए पर्यावरण से क्या आशय है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों तरफ जो व्याप्त आवरण है उसी को हम पर्यावरण कहेंगे। अब साथियों, बात करते हैं परितंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? परितंत्र शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वैज्ञानिक थे एजे टांसले जी। एजे टांसले 1935 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम बार किया।
वहीं साथियों परितंत्र के घटक कितने होते हैं? तो परितंत्र के मुख्यतः दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जैविक घटक और अजैविक घटक क्या क्या होते हैं और उसके उदाहरण भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। साथियों जैविक घटक किसे कहते हैं, जैविक घटक किसे कहते हैं, साथ ही साथ उसके उदाहरण बताइए। तो पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं। जो पारितंत्र का एक ऐसा घटक, दो घटक होते हैं, जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में कि एक ऐसा घटक जिसमें सजीव चीजें आती हैं जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, वह जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक इसका विपरीत यदि अजैविक घटक पूछा जाए तो वे सारे घटक, पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, ताप दाप सूर्य का प्रकाश ये सारे के सारे निर्जीव में आते हैं, इसको अजैविक घटक कहते हैं। साथियों यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझा रहा हूं, इन सारी की सारे पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर जाएंगे आपको सारी की सारी डे बाय डे जैसे वीडियो अपलोड होती है तुरंत उसके बाद वहां पर पीडीएफ अपलोड करा दी जाती है। आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? अच्छा, पारितंत्र किसे, पर्यावरण आपने पढ़ लिया, उपभोक्ता आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पारितंत्र किसे कहते हैं। परितंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो परितंत्र को ही पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक तथा आंतरिक संबंध को, जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक और आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। यह परिभाषा है पारितंत्र की। अब साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैविक घटक को बांटा गया है मुख्यतः तीन भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ये तीन मुख्यतः भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अब साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक कहते किसे हैं? तो उत्पादक साथियों बहुत ही अहम बात है। उत्पादक उन्हें, उन जीव जंतुओं को कहते हैं, उन सजीव घटक को कहते हैं जिसमें हरे पेड़ पौधे, वह अपना भोजन हरे पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, इसमें समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। और जो हिरण है वह हरी पत्तियां खाता है, घास खाता है, तो वह हमारा प्रथम उपभोक्ता में आ जाएगा। अब साथियों द्वितीय उपभोक्ता से क्या आशय है? द्वितीय उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता मैं आपको बता चुका हूं, हिरण है, टिड्डा है, ये सारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। भेड़िया, बिल्ली, मेढक, जैसे बिल्ली जो है वह चूहे को खाती है, मेढक छोटे कीड़ों को खाता है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, वह तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, सर्प, देखिए कैसे मेढक है, मेढक टिड्डों, छोटे छोटे जीव जंतु को खाता है, और तो प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और जो मेढक को सर्प खाता है तो ये तृतीय उपभोक्ता में हो गया। द्वितीय उपभोक्ता में मेढक आएगा, जीव जंतु छोटे कीड़े आएंगे प्रथम उपभोक्ता में, वहीं साथियों जो तृतीय उपभोक्ता में सर्प, शेर, इस टाइप के जीव जंतु आएंगे। तो रुधिर स्कंदन कौन सहायता करता है? रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर स्कंदन में रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं, वह सहायता करती हैं रुधिर स्कंदन में। हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। पहले समझने वाली बात है हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन वह रंग पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है,
ये लाल रक्त रुधिर कणिकाओं में पाई जाती हैं, आरबीसी में पाई जाती हैं। लाल रुधिराणु में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कार्य यदि आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। अब साथियों बात करते हैं धमनी तथा सिरा में क्या अंतर है। धमनी और सिरों में क्या अंतर है। सोचने वाली और सीखने वाली बात है कि धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती, जो हृदय में जो रक्त होता है अंगों तक पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। वहीं जो सिरा है वह रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। ठीक उसके विपरीत हृदय से यदि अंगों में रक्त जा रहा है तो वह धमनी कर रही है, और वहीं यदि सिरा रक्त को अंगों तक जा रहा है, अंगों से हृदय में आ रहा है, वह सिरा कहलाएगा। वहीं साथियों धमनी शुद्ध रुधिर बहता है और जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है जबकि सिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है। तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता हैं कार्ल लैंड स्टीनर जी, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न सीखते हैं, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है विटामिन के, जो है वह रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। इसी के साथ साथ सीखते हैं रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोजन है, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है हीमेटिन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है। इतनी बातें आपको याद करना आवश्यक है हीमोग्लोबिन से संबंधित। अब बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है। तो देखते हैं, आरबीसी का रेड ब्लड कार्पसेल्स बोला जाता है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स बोला जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल है 20 से 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल है। वहीं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिन और रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल है 3 से 5 दिन। उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो एक जीव है, यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के अंतर्गत। तो और साथियों आरबीसी के कार्य कौन कौन से हैं। तो आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स के कार्य हैं शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। इतने कार्य होते हैं आरबीसी के। लाल रुधिराणु के कार्य होते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स के इतने कार्य होते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।